नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कार्ल रोजर्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिद्धांत को लेकर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में या एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या कहा है। जो अभी तक हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो, चाहे वो पेवलोव का सिद्धांत हो, चाहे वो स्किनर का सिद्धांत हो, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत थे। उनके बारे में उनमें ये था कि जब स्टिमुलस होता है तो व्यक्ति कोई उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और जब वो अनुक्रिया करता है तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड बनना ही अधिगम होता है। ये जो सिद्धांत है, ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सिद्धांत है, अर्थात अनुभव पर आधारित। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई सिद्धांत जो अनुभव पर आधारित हो। इस सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्ल रोजर्स के विषय में जानते हैं कि कार्ल रोजर्स कौन थे। कार्ल रोजर्स का जन्म 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनके ऊपर अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो अब्राहम मैस्लो का पड़ा था। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की के बारे में बात कर चुके हैं। तो जो कार्ल रोजर्स थे वो अब्राहम मैस्लो से बहुत प्रभावित थे। उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति जो इस संसार में आता है वो अपनी पर्सनैलिटी को, जो नीड की हायरार्की है उसी के क्रम में अपनी पर्सनैलिटी को वो डेवलप करता है। मतलब पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है और हर क्रम की नीड को पूरा करते हुए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पर पहुंचता है, और वहां जाकर वो अपने जीवन की जो हाईएस्ट पोटेंशियलिटीज होती हैं उनको वो डेवलप कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त वही है जो मैस्लो ने कही थी कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हों। तो इस तथ्य से वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कार्ल रोजर्स ने जो लर्निंग की बात की इस सिद्धांत में, तो उन्होंने कहा कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की लर्निंग होती है। उन्होंने बताया कि 2 तरह की लर्निंग होती है। पहली लर्निंग होती है कॉग्निटिव लर्निंग, जो हम सब लोग हमेशा करते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब उसके ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, मतलब कुछ इंफॉर्मेशंस आप अपने बच्चे को, आप अपने स्टूडेंट को देते हैं उसको सीखने के लिए। जैसे हम उसको नंबर टेबल्स पढ़ाते हैं, हम उसको वोकेबुलरी का ज्ञान देते हैं, हम उसको कुछ फॉर्मूलाज रटाते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चे को केवल पढ़ने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसके सिलेबस में है, वो उस समय उसका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको सीखता है, उसका प्रयोग कर और एग्जाम में उसको लिख लेता है, और उसके बाद में वो उसको भूल जाता है। क्योंकि वो जो है मीनिंग, उसको उन्होंने बताया कार्ल रोजर्स ने कि इस तरीके की जो इंफॉर्मेटिव ज्ञान है या इंफॉर्मेटिव जो लर्निंग है या जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो मीनिंगलेस है। मतलब इस तरीके की जो लर्निंग है वो बच्चे के जीवन में बहुत कम काम आती है। उन्होंने कहा था कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो अनुभव पर आधारित हो, अर्थात बच्चा खुद इनिशिएटिव लेके उस लर्निंग को करे, या कोई प्रॉब्लम उसके सामने ऐसी दी जाए जिसको वो खुद उसका सॉल्व करे, तो वो उसको ज्यादा सीखता है और उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक होता है। तो उन्होंने जो दूसरे तरीके की लर्निंग बताई वो बताई कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको उन्होंने मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट भी नाम दिया। उनका कहना था कि जैसे कोई बीएड का स्टूडेंट है, वो साइकोलॉजी का पीरियड पढ़ता है या साइकोलॉजी की बुक पढ़ता है या एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़ता है, या वो जो बच्चा है उसके चाइल्डहुड के विषय में जानता है, उसकी ग्रोइंग के विषय में जानता है। ये सिद्धांत वो पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है कि वो आगे जाकर अपनी क्लासरूम में जब जाए, जब वो एज अ टीचर फंक्शन करे, तो वो इन सिद्धांतों का प्रयोग उसमें कर पाए। तो उन्होंने कहा कि लर्निंग, वो अगर बच्चा अपने अनुभव पर आधारित लर्निंग करता है तो वो उस लर्निंग को अपने जीवन में दोबारा उसका प्रयोग कर सकता है। मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो एप्लीकेबल लर्निंग होती है, अर्थात जो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त की, उस इंफॉर्मेशन का आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये उनके हिसाब से लर्निंग थी या अधिगम था। कार्ल रोजर्स के हिसाब से कि जो कुछ आपने सीखा है उसका आप प्रयोग कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आप उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से तो वो अधिगम है, और जिसको उन्होंने मान्यता दी, और तभी उसको वो उन्होंने सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल कहा। अब उनका कहना था कि इस तरीके का जो अधिगम होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ 4 विशेषताएं उन्होंने बताई कि इस तरह का जो अधिगम है उसमें जो लर्नर होता है वो पर्सनली लर्निंग में इन्वॉल्व होता है।
अर्थात क्या होता है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, जिसमें टीचर जो है बच्चे को कोई काम करने के लिए देता है या उसके सामने कोई प्रॉब्लम देता है और उस प्रॉब्लम को उसको पर्सनली इन्वॉल्व होके खुद सॉल्व करना होता है। लर्नर जो है इसमें एक्टिव होता है, पैसिव लिसनर लर्नर केवल नहीं होता है। जो कॉग्निटिव लर्निंग है उसमें जहां मतलब 90% टाइम जो है वो बच्चा जो है वो पैसिव लिसनर होता है। टीचर क्लास में जाता है, जो जो उसको पढ़ाना है वो उसको पढ़ा देता है और उसके बाद वो क्लास से चला जाता है, तो वो एक्टिव बहुत कम टाइम होता है। लेकिन ये जो है, ये लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लर्नर को जो है पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए। लर्नर जब पर्सनली इन्वॉल्व होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई कि लर्नर को सेल्फ इनिशिएटेड होना चाहिए, अर्थात जो उसकी लर्निंग है वो नीड बेस्ड होनी चाहिए। उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसको लर्निंग करनी चाहिए या उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम्स उसके सामने दी जानी चाहिए, जिससे कि वो उनको अपने नीड के आधार पर, अपनी वांट्स के आधार पर, उसको अपने इंटरेस्ट के आधार पर वो उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सीखने की जो तीसरी विशेषता है वो है सेल्फ इवेल्युएशन, अर्थात इस तरीके की लर्निंग में लर्नर को अपना इवेल्युएशन खुद करना होता है कि उसे क्या सीखना है, कितना सीखना है और कैसे सीखना है। और जब प्रोसेस पूरा होता है तो उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, उसको क्या और करना है, इसका इवेल्युएशन भी लर्नर को खुद करना होता है। उसे खुद देखना होता है कि उसको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, या उसे अपनी समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है, या उसकी समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है, इस सब का इवेल्युएशन लर्नर को खुद करना होता है। और जो चौथी विशेषता आती है वो आती है परवेसिव इफेक्ट। इस तरीके की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है या जो अनुभव आधारित अधिगम होता है, उसका जो इफेक्ट है वो परवेसिव होता है, व्यापक होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि बच्चा जो है खुद इन्वॉल्व होता है लर्निंग में, वो अपने आप इनिशिएशन लेता है लर्निंग का, वो अपने लर्निंग का खुद इवेल्युएशन करता है, तो जो उसका इफेक्ट होता है वो परवेसिव होता है, अर्थात जो है वो लंबे समय तक उस पर या व्यापक रूप से उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और वो जब भी उस तरीके की दोबारा से उसके जीवन में सिचुएशन आती है, उस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा से आती है, तो वो उस जो पहले उसने सीखा है उसका प्रयोग वो उस समय कर सकता है। अर्थात इस तरीके की लर्निंग का विस्मरण होने की संभावना कम होती है, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब जब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अनुभव आधारित अधिगम है, इसमें लर्नर को ही सब कुछ करना है, तो हमें ये सोचना है कि इसमें जो है, जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसका क्या रोल होगा, वो क्या करेगा इस तरह की टीचिंग में। तो इसके लिए भी कार्ल रोजर्स ने उसकी भूमिका का भी निर्धारण किया है कि जो टीचर है वो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, टीचर का रोल जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। इसमें विद्यार्थी को सब कुछ करना है, उसको अपने अनुभव से सीखना है। तो इसके लिए उसको क्या करना है, टीचर केवल फैसिलिटेटर है, टीचर केवल गाइड करेगा उसको उस पर कोई भी विचार या कोई भी अपनी भावना उस पर ला देगा नहीं, उस पर थोपेगा नहीं। तो उसको क्या करना है टीचर को, उसकी पहली भूमिका क्या होगी, वो लर्निंग के लिए पॉजिटिव क्लाइमेट बनाएगा। वो कक्षा में अब ऐसा वातावरण तैयार करेगा कि जो लर्नर है वो सकारात्मक रूप से सीखने के प्रति प्रेरित हो सके, वो सीखने के लिए जैसा भी वातावरण चाहिए वैसा सकारात्मक वातावरण का निर्माण वो करेगा। दूसरी बात जो आती है वो टीचर का रोल क्या है। टीचर का रोल ये है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को, जिसको वो सिखाना चाहता है, जिसको जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए दे रहा है, उसको उस समस्या का या उस कंटेंट का क्या पर्पस है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी टीचर को क्लैरिफाई शुरू में कर देने चाहिए। क्योंकि जब हम किसी तथ्य के बारे में जब हम पूरी तरह से जान जाते हैं, जब हम उसके उद्देश्यों को जान जाते हैं, जब हम उसके लक्ष्यों को जान जाते हैं, तब हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है और हम अच्छी तरीके से उसमें आगे
बढ़ पाते हैं। तो टीचर को क्या करना है, जो भी कंटेंट है उसका पर्पस या जो भी एक्टिविटी है उसका पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर देने चाहिए। फिर जो तीसरी भूमिका आती है टीचर की, वो ये आती है कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए, उनको क्या करना है, उनको उसको अरेंज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है और बच्चों को फैसिलिटेट करना है। मतलब सारे जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज उनको उसको देने हैं। जो चौथी बात आती है, उनका कहना था कि जो लर्निंग है वो इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट और इमोशनल कंपोनेंट दोनों चीजों पर आधारित होती है। लर्निंग केवल कॉग्निटिव लर्निंग तो केवल इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पे आधारित मानी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके के लर्निंग की बात कॉल रोजर्स कर रहे थे या उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा कि लर्निंग जो है इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट और इमोशनल कंपोनेंट दोनों पर आधारित है। तो टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल ये है कि वो इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट और इमोशनल कंपोनेंट दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखे। वो स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट और इमोशनल कंपोनेंट के बीच में बैलेंस बनाना सिखाए कि किस तरह से बैलेंस बना के उसे अपना काम करना है। और फिर जो पांचवी भूमिका आती है टीचर की, वो उसकी भूमिका ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे। शेयर कैसे करेगा, डेमोक्रेटिक वे में, प्रजातांत्रिक तरीके से। वो ऑटोक्रेटिक वे में शेयर नहीं करेगा कि तुमको ये करना है या ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। उसको क्या करना है, उसको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये तरीके हो सकते हैं, ये पॉसिबल इसकी हाइपोथेसिस बन सकती हैं। अब ये स्टूडेंट चयन करेगा कि उसको कौन से रास्ते पर चलना है, उसको कौन सी हाइपोथेसिस बनानी है या उसको किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसका निर्धारण स्टूडेंट को स्वयं करना है, क्योंकि ये सेल्फ इवेल्युएटेड लर्निंग है, उसका इवेल्युएशन उसको खुद करना होता है। तो इस तरह से ये 5 तरीके से टीचर अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा स्टूडेंट की लर्निंग में। उनको लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए वो इस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। अब इन सब के आधार पर एक दो उन्होंने प्रिंसिपल्स भी दिए इस सिद्धांत के बारे में कि कैसे होगा। इसमें क्या है कि पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेस्ड होना चाहिए, जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा लर्नर है, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, या वो जिस समाज में रह रहा है, वो जिस वातावरण में रह रहा है, वो जो जिस राष्ट्र में रह रहा है, उसकी जो आवश्यकताएं हो या जीवन में उसकी जो आवश्यकता हो, लर्नर की जो आवश्यकताएं हो, उन सब पर बेस्ड सब्जेक्ट मैटर हमें सीखने के लिए उसको देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे उसकी यूटिलिटी समझ में आएगी और वो अच्छी तरह से कार्य करेगा और उसका अधिगम ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग करनी है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। तो उसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो उसके नीड पर, उसके मोटिव्स पर, उसके डिजायर्स पर, उसके इंटरेस्ट पर आधारित हो। और उसकी जो लर्निंग का जो भी कंटेंट है वो सब इन सब तथ्यों पर आधारित टीचर को बनाना चाहिए। ये उन्होंने सिद्धांत दिया, तभी जो है अनुभव आधारित लर्निंग बच्चा कर सकता है। उसको टीचर का रोल केवल फैसिलिटेटर का होगा, उसकी भूमिका डेमोक्रेटिक होगी, टीचिंग जो होगी वो लर्नर सेंटर्ड होगी। केंद्र में किसको रखा जाएगा, स्टूडेंट को रखा जाएगा, और स्टूडेंट को मोटिवेट इस तरह से किया जाएगा कि वो सेल्फ इनिशिएटेड होकर अपना इवेल्युएशन खुद करके, पर्सनली इन्वॉल्व होके लर्निंग करे, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग हो, या जो सूचनाएं या जो भी ज्ञान वो प्राप्त करे उसका अपने जीवन में वो प्रयोग कर सके, तभी अनुभव आधारित अधिगम होगा। ये कॉल रोजर्स ने अपने सिद्धांत में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली थ्योरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।